आचार्य चरक ने देह प्रकृति के लिए क्या बताया? देखो, सम पित्त अनिल कफाः केचित् गर्भादि मानवाः दृश्यन्ते वातला केचित् पित्तलाः श्लेष्मलास्तथा तेषाम् अनातुराः पूर्वे वातलाद्या सदा आतुराः दोष अनुशयिता येषां देह प्रकृति उच्यते। मतलब अभी क्या बताया है, शुक्र शोणित का संयोग होता है तभी क्या होता है, सम प्रकृति, कुछ वातल कुछ पित्तल कुछ श्लेष्मल होते हैं। मतलब शुक्र और शोणित का संयोग है, उसके बाद क्या होता है, कुछ पुरुष कैसे रहते हैं, सम प्रकृति। यहाँ पे श्लोक में देखो बताया है सम पित्त अनिल कफाः, मतलब कि पित्त अनिल मतलब हो गया वात, और ये कफ मतलब सम रहेगी, मतलब क्या हो गया, सम प्रकृति वाले रहते हैं। फिर कुछ कैसे रहते हैं, कुछ वातल रहते हैं, कुछ रहेंगे पित्तल रहेंगे, और कुछ रहेंगे श्लेष्मल प्रकृति वाले रहते हैं। इस प्रकार सम प्रकृति वाले कैसे रहते हैं, स्वस्थ। तेषाम अन आतुरा पूर्वे, पूर्वे मतलब सबसे पहले क्या बताया था, सम प्रकृति, वो कैसे रहते हैं, अन आतुरा मतलब वो आतुर नहीं होते, मतलब क्या होते हैं, वो स्वस्थ होते हैं। सम प्रकृति वाले स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बताया है, तथा पृथक पृथक वाले, पृथक पृथक वाले मतलब क्या हो गए, जो वातज पित्तज और श्लेष्मज प्रकृति वाले पुरुष रहते हैं वो कैसे रहते हैं, सदा आतुरा। सदा आतुरा मतलब वो हमेशा रोगी रहेंगे। अब एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि एक चीज़ बच गई, तो द्विदोषज वाले प्रकृति रहते हैं। द्विदोषज प्रकृति वालों को भी हमें इसी में ही कंसिडर करना है, सिंगल वालों में ही कंसिडर करना है कि वो भी हमेशा आतुर होते हैं। फिर लास्ट वाली लाइन के लिए उन्होंने क्या कहा है, इन अलग अलग दोषों से बनी प्रकृतियों से दोषों का जन्म काल से ही शरीर में रहने से अनुकूल हो जाने से देह प्रकृति कही जाती है। अब देखो, जन्म काल से ही, ये जो बोला है जन्म काल से ही शरीर में रहने से अनुकूल होना, इसी को यहाँ पे श्लोक में क्या कहा है, दोष अनुशय। मतलब क्या हो गया, बाय फ्रॉम बर्थ वो क्या रहती है, दोष जो रहते हैं वो शरीर के अनुकूल रहते हैं। हमने प्रीवियसली यही चीज़ देखा था कि सुश्रुत ने भी यही बताया था कृमि का एग्जाम्पल लेके, कि विष जैसे उसमें सदा साथ में रहता है वैसे ही दोष भी सदा साथ में रहते हैं। यहाँ पे भी सेम आचार्य चरक वही पॉइंट बता रहे हैं कि जो दोष क्या रहते हैं वो उससे हमारी प्रकृति बनती है, तो यही दोष कैसे रहते हैं, जन्म काल से हमारे शरीर में अनुकूल रहते, कोई बाधा नहीं पहुंचाते, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, देह प्रकृति, हमारे शरीर की प्रकृति कही गई है। उसके बाद अष्टांग हृदय जी अब क्या बोलते हैं प्रकृति निर्माण में। देखो, प्रकृति निर्माण में शुक्र शोणित में दोष उत्कृष्टता को ही कारण नहीं माना, अपितु साथ साथ गर्भवती के आहार विहार गर्भाशय एवं ऋतु में जो दोष अधिक होता है उससे क्या होता है, प्रकृति की उत्पत्ति मानी है। मतलब अष्टांग हृदयकार क्या कहते हैं, सिर्फ एक सिंगल चीज़ नहीं है कि शुक्र और शोणित का संयोग हुआ तो प्रकृति बन गई, प्लस एडिशन में उन्होंने बताया क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है प्रकृति निर्माण में, गर्भवती के आहार विहार में जो दोष प्रधान रहता है। मतलब क्या हो गया कि सेकंड पॉइंट ले लो इसको, ये सेकंड पॉइंट हो गया, जो गर्भवती है वो कैसा आहार विहार, मतलब जो प्रेग्नेंट लेती है उसके जो वो आहार खाती, आहार ग्रहण करती है और जो वो विहार करती है उसमें कौन से दोष प्रधान रहते हैं। सपोज बोल सकते हो वो ऐसा आहार लेती है जिसमें वात प्रधान रहेगा, कुछ ऐसा आहार लेती है जिसमें पित्त प्रधान रहेगा, ये हो गया। फिर उसके बाद गर्भाशय की स्थिति, उसमें भी जो दोष प्रधान रहेंगे वो हो गया। और ऋतु मतलब कौन से, वो जो ऋतु रहेगा उसमें जो दोष प्रधान रहेगा उसी के हिसाब से, मतलब ये चारों चीज़ को लेकर ही क्या होगा, प्रकृति का निर्माण होता है। ऐसा कौन कहते हैं, अष्टांग हृदयकार। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रकृति। तो प्रकृति को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया इंट्रा यूटेराइन फैक्टर, दूसरा हो गया एक्स्ट्रा यूटेराइन फैक्टर। तो पहले हम लोग देखेंगे इंट्रा यूटेराइन फैक्टर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्भ कालज भाव। मतलब ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो जन्म के पूर्व या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं गर्भ स्थापना के टाइम पे क्या करते हैं, प्रकृति को अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन फैक्टर्स।
तो महर्षि चरक है, उनके अनुसार मानव प्रकृति का निर्माण अनेक कारणों पर निर्भर करता है। ऐसे उन्होंने क्या 7 कारण बताए हैं जो मानव प्रकृति को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो फर्स्ट और सेकंड बताया है शुक्र और शोणित की प्रकृति। गर्भस्थापना के समय वीर्य और डिम्ब में वात पित्त कफ का समरूप होना या किसी एक या दो का प्रबल के रूप में होना। मतलब हमें पता है शुक्र और शोणित कैसे रहते हैं, वो त्रिदोषज रहते हैं। तो इनमें जो दोष रहते हैं वो समरूप में है या फिर किसी एक की प्रधानता है या फिर किसी दो की प्रधानता है, तो उसके ऊपर क्या है, प्रकृति डिपेंड करेगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है काल प्रकृति। इसमें 3 पॉइंट बताया है। पहला हो गया संभोग काल, दूसरा है गर्भधारण काल। गर्भधारण काल मतलब क्या, उस ऋतु में किस दोष की उत्कटता थी, मतलब जिस ऋतु में गर्भ का धारण हुआ है उस ऋतु में कौन सा दोष प्रधान था, उसके ऊपर भी प्रकृति डिपेंड करती है। थर्ड है माता व पिता की आयु। जो माता और पिता की एज है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। सपोज थोड़ा सा एज ज़्यादा हो गया तो उसमें दोष की प्रधानता भी अलग हो जाती है। फोर्थ पॉइंट बताया है गर्भाशय प्रकृति, मतलब गर्भाशय की अवस्था कैसी है, जो यूटेरस है वो कैसा है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ है कि नहीं, वो प्राकृत है या फिर विकृत है, उसी को क्या कहा है, गर्भाशय प्रकृति। माता का आहार। माता का आहार मतलब क्या हो गया, गर्भ स्थापना से पूर्व या फिर पश्चात माता द्वारा किस प्रकार का आहार सेवन किया गया। मतलब कि जब गर्भ स्थापना होती है उसके पूर्व, उसके पहले या फिर बाद में माता किस टाइप का आहार लेती है। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि माता जो है वो वात प्रधान आहार ज़्यादा लेती है, तो ऐसा हो सकता है जो प्रकृति वो कैसी होगी, वो भी वातज प्रकृति हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बताया है माता का विहार। तो गर्भ स्थापना के पूर्व या पश्चात माता के आचार विचार रहन सहन दोषों को साम्यावस्था में रखने वाले होते हैं या फिर नहीं। तो गर्भ स्थापना के टाइम पे या फिर बाद में जो माता है वो कैसा आचार करती है, उसका विचार, उसका सोच कैसा रहता है, वो क्या सोचती है, वो उसका रहन सहन कैसा रहता है, वो कौन से दोष को प्रभावित करता है, वो उसे प्रभावित करता मतलब प्राकृत रखता है या फिर वैकृत रखता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सपोज ऐसा हो गया माता मतलब ज़्यादा निद्रा लेती है तो वो कफ उसमें बढ़ जाएगा, ऐसा। लास्ट पॉइंट बताया है कि पंच महाभूत प्रकृति। तो हमें पता है जो ये शरीर है वो कैसा है, पंच भौतिक है। तो जो गर्भ का निर्माण होता है उसमें भी पंच महाभूत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल जो वात है वो कैसा करेगा, वो डिवीजन करेगा, अंग प्रत्यंग का डिवीजन करता है। ऐसे ही बाकी महाभूत भी जो गर्भ के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब गर्भ का निर्माण होता है तो ये एक फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो महाभूत है वो कैसे हैं, वो प्राकृत हैं या वैकृत। तो उसी के ऊपर भी क्या है, जो मनुष्य उसकी प्रकृति डिपेंड करेगी। तो आचार्य चरक ने ये 7 पॉइंट्स बताए हैं, 7 फैक्टर्स बताए हैं। और जो अष्टांग हृदयकार है उनका भी मत जो है वो चरक के समान है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा यूटेराइन फैक्टर्स। तो इसी को क्या बोलते हैं, जाति प्रसक्तादि भाव। ये जो जाति आदि भाव है उसी को क्या है, एक्स्ट्रा यूटेराइन फैक्टर्स। तो जन्म के बाद जो भी कारण है, जो भी फैक्टर्स रहते हैं वो प्रकृति को प्रभावित करते हैं, उसी को क्या बोला गया है, एक्स्ट्रा यूटेराइन फैक्टर्स। तो चरक जी ने ऐसे 6 फैक्टर्स बताए हैं। तो ये जो है ये चरक जी ने बताया है, ठीक है। तो पहला बताया है जाति प्रसक्ता। जाति मतलब क्या हो गया, रेस। प्रत्येक जाति के अपने कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो व्यक्ति के प्रकृति को प्रभावित करते हैं। तो अलग अलग रेस के देखो, चाइनीज़ ही देख लो, जापानीज़ देख लो, अमेरिकन देख लो, निग्रोस, तो मतलब हर एक जाति के कैसे कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं और वो क्या करते हैं, प्रकृति को प्रभावित करते हैं। इसीलिए पहला क्या बोला है, जाति प्रसक्ता। आप इसको बोल सकते हो रेस पिक्युलैरिटी, ठीक है। सेकेंड है कुल प्रसक्ता। कुल मतलब क्या हो गया, फैमिली, फैमिली पिक्युलैरिटी। तो कुल जो है उसके कुछ विशिष्ट गुण होंगे, हर कुल के जो रहते हैं उसके कुछ विशिष्ट गुण रहते हैं और वो क्या करेगी, प्रकृति को प्रभावित करेगी।
थर्ड बताया है देशानुपातिनी, मतलब जो लैंड पिक्युलैरिटी रहती है, जो देश विशिष्ट गुण रहते हैं, अलग अलग देश होते हैं तो उसके विशिष्ट गुण के हिसाब से क्या होगा, प्रकृति भी प्रभावित होती है। फोर्थ पॉइंट बताया है कालानुपातिनी। कालानुपातिनी मतलब क्या हो गया, सीजनल पिक्युलैरिटी, मतलब सीजन्स के हिसाब से भी प्रकृति डिफर करती है। तो ऋतुओं के वातावरणीय परिवर्तन का प्रभाव भी व्यक्ति की प्रकृति को प्रभावित करता है। मतलब हमें पता है जो भी 6 ऋतु है उसमें क्या होता है, अलग अलग परिवर्तन होता है, उसी के हिसाब से क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, प्रभावित होगी। नेक्स्ट 5th पॉइंट बताया है वय अनुपातिनी, मतलब क्या हो गया, एज पिक्युलैरिटी, अवस्था के अनुसार दोषों की प्रधानता होती है। तो हमें पता है 3 अवस्था होती है, बाल्यावस्था होता है, तरुणावस्था होता है और क्या होता है, वृद्धावस्था। तो उसमें भी क्या होता है, दोष की प्रधानता होती है। हमें पता है कि जो बाल्यावस्था है उसमें क्या होता है, कफ दोष प्रधान रहता है, फिर तरुणावस्था में क्या होता है, पित्त प्रधान रहता है, और वृद्धावस्था में रहती है वात प्रधानता रहती है। तो अवस्था के अनुसार भी रहते हैं, दोष की प्रधानता रहती है और वो क्या करेगा, प्रकृति को अफेक्ट करता है। और लास्ट पॉइंट बताया है प्रत्यात्मनियता, मतलब हम इसको बोल सकते हैं इंडिविजुअलिटी, जो कि पर्सनल हैबिट भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति में अपने कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, मतलब हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, उसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, उसके लक्षण अलग होते हैं और उसी पे क्या होगा, व्यक्ति की प्रकृति निर्भर करती है। तो आचार्य चरक ने ऐसे क्या है 6 एक्स्ट्रा यूटेनाइन जाति प्रसक्तादि भाव बताए हैं।